हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे वेक्टर फॉर्म के ऊपर ही। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस है, -2 कूलम एंड 3 कूलम। ये दो चार्जेस है हमारे पास। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 8, 9 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 11, 30। अब हम चाहते हैं कि इस -2 कूलम के ऊपर 3 कूलम की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू को हम फाइंड करें वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है। हाँ, एक चीज़ और हमें याद रखना है इसमें कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो हम साइन के साथ लिखेंगे। जब भी हम Q1 Q2 की वैल्यू लिखेंगे फॉर वेक्टर फॉर्म साइन के साथ लिखेंगे हम। ये चीज़ हमें याद रखनी है। पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें दोनों पॉजिटिव थे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी साइन के साथ लिखने की। अब यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें साइन के साथ वेक्टर चार्ज की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें वही तरीका अपनाना है कि इसके ऊपर, इस 2 कूलम के ऊपर फोर्स निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। मैं इसका नाम लेता हूँ F12 फोर्स है। अच्छा, हमें वहां पे याद करो डेल्टा आर की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, R2 माइनस R1 करके। जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे थे उसको हम पहले लिखते थे R2, और जिससे हम फोर्स निकालना था R1 वो बाद में हम लिखते थे। R2 माइनस R1 हम करते थे। तो हमें अभी किसके ऊपर निकालना है फोर्स, 2 कूलम के ऊपर। तो डेल्टा आर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू R2 माइनस R1 मतलब 8i प्लस 9j माइनस 11i माइनस 30j, ऐसा ही लिखा जाएगा। अच्छा, 8 में से ये गया, कितना बचा हमारे पास -3i, और ये कितना बचा -4j। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी ये निकालने के बाद हमें क्या करना था, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना था। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √25। ये आ गया हमारा 5। डेल्टा आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बचा ही नहीं कुछ हमारे पास, कुछ करने को कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में बस उसे पुट कर देना। F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K Q1 Q2 का मतलब -2 इंटू 3 मतलब -6 डिवाइडेड बाई 5 का Q इंटू 3i माइनस 3i माइनस 4j। -3i माइनस 4j से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा -3i प्लस 4j, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6k 3i प्लस 4j अपॉन 5 का Q। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वेक्टर फॉर्म में हमने इसके ऊपर क्या कर लिया, इस -2 कूलम के ऊपर फोर्स निकाल दिया, जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, अभी तक हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा है वो कूलम्स लॉ हमने एयर के लिए, वैक्यूम के लिए पढ़ा। जैसे याद करो हमारे पास कूलम्स लॉ, पहले तो हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्स लॉ इन अ मीडियम।
अभी तक जो हमने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए, ये हमारा फॉर्मूला एयर के लिए, जब दो चार्जेस एयर में रखें, और अगर ज़्यादा प्रिसाइजली इसको बोलें तो ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए होता है। तो हम इस फॉर्मूले को एयर या वैक्यूम दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जब चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हुए हों तब के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। जब चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखे हों तब के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर दोनों चार्जेस को हमने मीडियम में रख लिया, मीडियम का मतलब क्या हो गया, उसे उठा के हमने किसी ऑयल में डाल दिए दोनों चार्जेस को, तो दोनों क्या वही सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे जो एयर में लगा रहे थे, या वाटर में हमने उठा के दोनों चार्जेस को डाल दिए तो क्या वही सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे जो एयर या वैक्यूम में लगा रहे थे। तो ये चीज़ हमें देखना है कि क्या कूलम्ब्स लॉ एयर और मीडियम में सेम होता है। बिल्कुल नहीं, सेम नहीं होता। कुछ एक चीज़ें इसमें चेंज होती हैं। जैसा इसे हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा कि इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, कि फर्क क्या पड़ता है हमारे पास जब हम किन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रखते हैं तो उनके फोर्सेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम सपोज कर लो दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 Q2, और इनको हमने किसमें पुट कर दिया, वाटर में। अब हमने वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा H2O का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो नेगेटिव नेगेटिव और H एक पॉजिटिव ऐसा कुछ जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये एंगल भी कुछ होता है 104 डिग्री, कुछ ऐसा कुछ एंगल होता है। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब हमें क्या समझना है कि किसी भी मीडियम में अगर हम दो चार्जेस को पुट कर रहे हैं तो उस मीडियम में, ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको, उस मीडियम में कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्जेस तो होंगे। मान लो हमने दो पॉजिटिव चार्जेस को किसी मीडियम में पुट कर दिया, समझना है अभी हमें सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा एक फैक्टर आता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा ऐसे कि अगर हम Q1 Q2 कोई दो पॉजिटिव चार्जेस है, इनको हम किसी मीडियम में रखते हैं, तो हमें ये समझना है कि उस मीडियम के अंदर भी, जैसे अभी हमने यहाँ पे मीडियम क्या कंसिडर किया, वाटर कंसिडर किया, तो वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। वाटर के अंदर भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो भी तो इन दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होंगे। तो वो कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। नेगेटिव चार्जेस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसके अराउंड बना लेंगे, वैसे ही सेम इसके अराउंड कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसा, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा कि जैसे इधर इस साइड में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा इकट्ठे होंगे, वैसे इस साइड में भी नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा इकट्ठे होंगे। इस वजह से ज़्यादा इकट्ठे होंगे क्योंकि इन नेगेटिव चार्जेस पे एक तो इसका फोर्स लग ही रहा है, साथ ही साथ इसका फोर्स भी लग रहा है। तो ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस किस साइड इकट्ठा होंगे, इस साइड। वैसे ही इसके लिए भी ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस किस साइड इकट्ठा होंगे, इस साइड इकट्ठा हो जाएंगे। ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वाटर के या किसी भी मीडियम के, वो क्या होंगे, इस साइड इकट्ठा हो जाएंगे, इस साइड इसके लिए इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्जेस जब ऐसे इकट्ठा हो गए हैं दोनों चार्जेस के अराउंड, तो वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव चार्जेस भी एक फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। ये नेगेटिव चार्जेस भी जो इकट्ठा हुए हैं, इधर के भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इधर ज्यादा चार्जेस इकट्ठा हुए हैं, इस वजह से ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है। इधर ज्यादा चार्जेस इकट्ठा हुए हैं इस तरफ, इसलिए ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे इधर चार्जेस ज्यादा इकट्ठे हुए हैं तो ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू इन चार्जेस की वजह से फोर्स या इन चार्जेस की वजह से फोर्स, ठीक है।
अब इस चार्ज पे अगर हम देखें तो एक तो इन चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि इकट्ठा हो चुके हैं, क्लाउड से यहाँ पे क्रिएट कर लिया इन्होंने। दूसरा एक फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा, जो कि इस Q2 की वजह से होगा, वो कौन सा मान लो, उसका नाम हमने F12 दे दिया। और जो इनकी वजह से, ये जो इकट्ठे हुए चार्जेस की वजह से फोर्स लगे, इनको नाम हम देते हैं F इंड्यूस्ड। F12 की जो वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखना है कि F12 की जो वैल्यू है, जो एयर में लग रहा था वही इस समय भी F12 की वैल्यू होगा। सपोज करो इन दोनों चार्जेस को हमने एयर में रखा था और F12 की वैल्यू वहां पे 10 न्यूटन था। हम मीडियम में रखेंगे तब भी F12 की वैल्यू 10 न्यूटन ही होगी, लेकिन ड्यू टू F इंड्यूस्ड F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी, क्योंकि F नेट क्या हो जाएगा, F12 माइनस F इंड्यूस्ड। फिर से कि F12 की तो वैल्यू वही है, 10 न्यूटन लग रहा था, एयर में भी लग रहा था, मीडियम में भी हमने रखा तो 10 न्यूटन ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन F नेट की ऊपर में हम अगर नेट फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स Q1 पे कितना होगा, तो वो F12 माइनस F इंड्यूस्ड हो जाएगा। और F इंड्यूस्ड किस वजह से आया, जो क्लाउड बना है चार्जेस का, जो क्लाउड बना है चार्जेस का, उसकी वजह से किसकी वैल्यू आई, F इंड्यूस्ड की वैल्यू आई। तो हमें ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को एयर में रखते, तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ अलग फोर्स लगाते, नेट फोर्स इनका कुछ अलग होता, जो कि केवल एक ही फोर्स होता, कौन सा फोर्स, F12। जब हमने इसको मीडियम में रखा तो F नेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, क्योंकि F12 माइनस कुछ हुआ है, माइनस F इंड्यूस्ड हुआ है, तो F नेट की वैल्यू क्या हो गई है, कुछ डिक्रीज हो गई है। तो अब इस केस में अगर हमने इस दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा है, तो इस केस में अब हमें F की अगर वैल्यू लिखनी है तो F नेट की वैल्यू लिखी जाएगी के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता ही था, इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट, ये देखो एक फैक्टर इसमें आया एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r वो फैक्टर है जिस फैक्टर से F की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, जिस फैक्टर से F नेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। ये एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हम किसी भी मीडियम में एयर या वैक्यूम की को छोड़ के किसी भी मीडियम में दो चार्जेस को रखेंगे तो वैल्यू F नेट की कम होगी, और जिस फैक्टर से ये वैल्यू कम होगी उसे हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमने देखा कि किस फैक्टर से हमने वैल्यू कम करी है, एप्सिलॉन r को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जिस फैक्टर से हमारी वैल्यू कम हुई है फोर्स की, उस फैक्टर को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो F नेट की वैल्यू जब हम मीडियम में रखेंगे, किसी भी मीडियम में, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम कभी कहीं एप्सिलॉन r को स्मॉल k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे वाटर के लिए लगभग 80 के अराउंड होती है, ग्लास के लिए 3 से 6 के बीच में होती है। तो जितने फैक्टर से एयर एंड वैक्यूम में हमने दो चार्जेस को रखा, सपोज करो उनके ऊपर फोर्स आया हमारे पास, हमने ऐसा समझो कि Q1 Q2 दो चार्जेस हमने किस में रखा, एयर में रखा, F नेट की वैल्यू आई 8 न्यूटन, ठीक है। अब हमने इन चार्जेस को किसी XYZ किसी एक मीडियम में रख दिया, हमें नहीं पता वो मीडियम वाटर है, हमें नहीं पता वो मीडियम क्या है, ऑयल है, क्या है, हम नहीं जानते। अगर हमने उस मीडियम में रख दिया दो चार्जेस को, और उसके बाद उन दोनों के बीच का फोर्स F नेट आया हमारे पास, सपोज करो 2 न्यूटन। F नेट आया उसके बाद हमारे पास सपोज करो 2 न्यूटन।
तो हमारे पास कितने फैक्टर से ये वैल्यू कम हुई, डिवाइडेड बाय 4 से कम हुई। तो उस मीडियम की परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम कितनी होगी, 4। परमिटिविटी ऑफ जिस मीडियम में रखने से हमें 2 न्यूटन सेम कंडीशन में आया, उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी हमारे पास, 4 होगी। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस फैक्टर से वैल्यू एफ नेट की कम हो रही है उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे हमें वाटर के लिए अगर पता करना है तो वाटर के लिए परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 80 के अराउंड। मतलब अगर हमने मान लो 800 न्यूटन एयर में दो चार्जेस रखे हुए हैं, 800 न्यूटन अगर वो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर एयर में, तो उन्हीं दो चार्जेस को हम सेम कंडीशन में अगर वाटर में रखें तो उनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का, क्योंकि वो 80 टाइम्स क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। और 80 ही क्या वैल्यू होती है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू होती है। ऐसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की होती है, वैल्यू होती है। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को हम पहचानते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी मीडियम में अगर हम दो चार्जेस को रखते हैं तो उनके फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और उसके एफ नेट के फॉर्मूले के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने देखा। और किस वजह से फर्क पड़ेगा ये भी हमने देखा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि अगर किसी भी दो चार्ज को हम मीडियम में रखेंगे तो उस मीडियम, सपोज कर लो दोनों अगर पॉजिटिव है तो उस मीडियम के कुछ नेगेटिव चार्जेस उन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के अगल बगल एक क्लाउड बना लेंगे। उन क्लाउड की वजह से एक एफ इंड्यूस्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो एफ इंड्यूस्ड एफ नेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वो अपोज करेगा नेट फोर्स को, क्योंकि वो अपोज करेगा Q2 की वजह से लगने वाले Q1 पे लगने वाले फोर्स को। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर उसने अपोज किया, एफ इंड्यूस ने अपोज किया इसको। ठीक है, सपोज करो ये नेगेटिव होता तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते तो भी ये इसको क्या करता, अपोज करता। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस किधर इकट्ठे होते, इस साइड इकट्ठे होते। इस साइड क्यों इकट्ठे होते ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता और सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आके इकट्ठे होते, और इधर अगर इकट्ठे होते तो एफ इंड्यूस की डायरेक्शन इधर हो जाती और F12 की डायरेक्शन इधर हो जाती। सब मिला जुला के क्या होता है, एफ नेट की वैल्यू तभी भी डिक्रीज होनी थी। मतलब अगर हम मीडियम में किसी भी दो चार्जेस को पुट करेंगे तो उसके ऊपर एफ नेट की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होगी। हाँ, अगर ऐसा पूछता है कि हमने दो चार्जेस को पहले एयर में रखा Q1 Q2 को, तो 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन था। ठीक है, अगर हमने उन दोनों को किसी मीडियम में रख दिया तो बताओ 2 की वजह से 1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो 2 की वजह से 1 पे उतना ही 10 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, क्योंकि F12 जो है उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली, एफ नेट की वैल्यू कम हो रही ड्यू टू एफ इंड्यूस्ड। एफ नेट की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू एफ इंड्यूस्ड। F12 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, F12 की वैल्यू तो वही सेम रहेगी। F12 वैल्यू अगर 10 न्यूटन पहले लग रहा था तो 10 न्यूटन ही लगेगी, लेकिन एफ इंड्यूस्ड आने की वजह से एफ नेट की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो इस कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम में हमारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हमारे पास एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको हम स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। ठीक है, स्मॉल के से भी इसको कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में अभी